नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, गुप्त काल को कर रहे थे। ठीक है, गुप्त काल कर रहे थे। ये आपका पार्ट 2 है गुप्त काल का। ठीक है, पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपना सुझाव देना जरूर दें। शुरू करते हैं। बीज गणित, और वहाँ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता था, तो ये था आर्यभट्ट था। ठीक है, कौन थे? आर्यभट्ट थे। शून्य की खोज किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने ही किया था। ठीक है, सूर्य का खोज नहीं किया था, आर्यभट्ट ने किया था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार से थी, तो ये राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, तो ये गुप्त काल में ही हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में होता है, तो ये 16, 17 एवं 19वीं शताब्दी में होता है, अजंता की जो गुफाएं हैं। प्राचीन भारत का क्लासिक युग किस काल को कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को ही क्लासिक युग के नाम से भी जाना जाता है। किसी किसमें कला और बहुत सारी आर्ट एंड कल्चर का विस्तार होता है, इसलिए इसको क्लासिक युग के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो विष्णु थे। कौन थे? विष्णु थे। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में होता है, तो ये गुप्त काल में ही होता है। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना, वो गुप्त काल का सबसे अच्छा और स्थापित कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजा रानी के प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया था, तो संस्कृत भाषा में थी, क्योंकि जो गुप्त काल है उसमें संस्कृत भाषा का प्रचलन काफ़ी था। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था, तो ये हरिशेन था। कौन था? हरिशेन था। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था, तो मेघवर्मन था। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपतियों का क्या कहा जाता था, तो उसे उपरिक कहते थे। क्या कहते थे? उपरिक कहते थे। गुप्त काल में पेठ कहा जाता था, तो ये अनेक ग्रामों के समूह को पेठ कहते थे। क्या कहते थे? पेठ कहते थे। गुप्तकालीन नौकरशाही किस नाम से जानते थे, तो आमद कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं कि आमद से क्या तात्पर्य है गुप्त प्रशासन में, तो ये जो नौकरशाह होते हैं उस समय उनको आमद कहा जाता था। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्कों को दीनार कहते थे। ठीक है, दीनार, तो ये स्वर्ण के जो सिक्के होते थे उनको हम दीनार कहते थे। कब कहते थे? गुप्त काल में कहते थे। महरौली, जो कि दिल्ली में स्थित महरौली के स्तंभ का निर्माण किस सदी में होता है, तो 4वीं शताब्दी में होता है। कौन सी? 4वीं शताब्दी में होता है। महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो प्रसिद्ध स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो ये चंद्र हैं, उनकी स्मृति में था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो महरौली लोह स्तंभ से मिलता है। ठीक है, महरौली जो लोह स्तंभ है आज भी है, आप चाहे कभी दिल्ली से जो भ्रमण करते हैं वो जाकर देख सकते हैं, आज भी वो वैसे बना हुआ है, उसमें ना जंग लगी ना कुछ, लोहे का है, फिर भी तो उस समय टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत थी, इससे पता लगता है आज भी। गुप्तकालीन चित्रकारी उत्कृष्ट रूप से मिलता है किसमें? अजंता में मिलता है। ठीक है, अजंता में मिलता है। अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से है। गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी, तो उपज का छठा भाग हुआ करता था। कौन सा? उपज का छठा भाग हुआ करता था। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे, तो गुप्त वंश ने ही दिए थे। किसने दिए? गुप्त वंश ने दिए थे। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है, तो बयाना, जो कि भरतपुर से है। ठीक है, बयाना जो कि भरतपुर से है। इसके बाद हमारा शुरू होता है गुप्त उत्तर काल या वर्धन काल। ठीक है, ये शुरू होता है, इसको भी देख लेते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। ठीक है, पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ, तो ये हुणों के संघर्ष के कारण ये प्रसिद्ध हुआ था। जैसे कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त से लड़ाई, हुणों ने आक्रमण किया था, तो इसी कारण से जो गुप्तोत्तर काल है या वर्धन वंश है उससे हुणों के संघर्ष के कारण ये प्रसिद्ध होता है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। कौन से हुए? राजवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, आप लोग राजवर्धन को चाहे ना जानते हो, लेकिन हर्षवर्धन का आपने नाम इतिहास में सुना होगा, पढ़ा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राजश्री था। राजश्री का विवाह किससे होता है, तो मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से किया गया था। किसका? राजश्री का विवाह
प्रभाकर वर्धन के बाद में राजा कौन हुआ? तो राजवर्धन हुआ। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन शासक बनता है। राजवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ठीक है, हर्षवर्धन कब राजगद्दी पे बैठता है? तो ये 606 ईसा में बैठता है राजगद्दी पे हर्षवर्धन। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। हर्ष कितने समय तक शासन किया? तो ये लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 41 वर्षों तक शासन किया। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये कन्नौज में उन्होंने बनाया था अपनी राजधानी। किस शासक ने अपना उपनाम शीलादित्य रखा था? तो हर्षवर्धन ने रखा था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस वल्लभी नरेश से किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। किससे किया था? ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग आया था। किस वंश को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। वाकाटक नरेश राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो विंध्य शक्ति ने किया था। 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच में हर्ष और पुलकेशिन के बीच में हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया था। हर्ष के समय में भारत की यात्रा पर आए हुए बौद्ध यात्री हेनसांग का प्रवासन काल क्या था? तो ये 606 से 612 ईस्वी तक था उनका प्रवासन काल। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? तो उन्होंने किया था हर्षचरित और कादम्बरी की किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था। किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी थे? तो ये थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर के निवासी थे। किस शासक के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा का विकास होता है। प्रतापशील हुण हिरण्यकेशरी महाधिराज नामक उपाधि किसकी ली थी? तो ये प्रभाकर वर्धन ने लिया था। किसने लिया था? प्रभाकर वर्धन ने लिया था। हुण हिरण्यकेशरी के नाम महाधिराज की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने लिया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनको पराजित कर दिया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये एरण अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? एरण अभिलेख से मिलती है। स्क्लोत पथनाथ किसे कहा जाता है? तो ये विनयादित्य और हर्षवर्धन को कहा जाता है। सकलो तरापनाथ के नाम से जानते हैं। बंगाल के कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन हुआ? शशांक था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो ये प्रयाग में आयोजित करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित थी? तो ये हरियाणा में थी। मौखिर शासकों की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये कन्नौज में थी। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित था? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आज भी उत्तर प्रदेश में है। उसमें अवध प्रांत या कहते थे। नगानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी के रचनाकार कौन थे? तो ये हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गाँवों की आय दान के रूप में दिया? हर्षवर्धन ने दिया था। आज भी भारत में हेनसांग की याद करने का मुख्य कारण क्या है? जो उनकी रचना थी CU की, उसमें काफ़ी कुछ भारत के बारे में, नालंदा के बारे में विस्तार से उन्होंने विवरण दिया था। CU की काफ़ी फेमस कृति है। ये क्वेश्चन में पूछा था, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाले पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो ये वतापी या बदामी के शासक हुआ करते थे। किस चीनी यात्री के वर्तमान शक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो ये हेनसांग को कहते थे। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हर्षवर्धन को दिया जाता है। किसे? हर्षवर्धन को दिया जाता है कुंभ मेला। अभी जस्ट गया ही कुछ दिन पहले। हेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहे? तो ये 14 वर्ष तक थे। कितने? 14 वर्ष तक थे। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? ठीक है, तो ये हेनसांग ने कहा था। किसने कहा था? हेनसांग ने कहा था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। हमने अभी देखा भी ऊपर। सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में होता है। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? तो खेत की जो सिंचाई होती थी उसमें इसका प्रयोग करते थे। हर्ष काल में भू राजस्व सीमा क्या थी? तो 1/6 से लेके, ठीक है, 1/6 से लेके और 1/10 तक हुआ करती थी। हेनसांग की भारत की यात्रा में के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा हुआ करता था। ठीक है, अब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन में आता है, पूछता है एग्जाम में।
गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उनके स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो मंदिर यहाँ पे इधर स्थान लिखा हुआ है। तो जो विष्णु मंदिर है ये तिगवा में है, जो कि जबलपुर में है, और इस समय ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। शिव मंदिर ये भूमरा में है, नगोदा में, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। पार्वती मंदिर ये नैना कुठार में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देवगढ़ मंदिर ललितपुर जिले में है, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दशावतार मंदिर। भीतर गांव का मंदिर ये भीतर गांव में है, कानपुर में है और उत्तर प्रदेश के अंदर में आता है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है। भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समाप्त होता है। बाकी और जो बचा होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए आपको बता ही दिया है कहाँ से मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम से मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।